हेलो एवरीवन। तो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने वेन डायग्राम का डिस्कशन किया था एंड अब आज हम लोग सेट में डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि दो अगर जैसे नंबर्स हैं तो अलजेब्रा में बहुत सारे ऑपरेशंस दो नंबर्स को लेकर के डिफाइन किए गए हैं। जैसे हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं ना, इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशंस बताए गए। वैसे ही दो सेट को लेकर के हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन सेट्स पर डिफाइन किए गए हैं। तो लेट्स से हम लोग एक सेट ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 1 2 3। एक सेट बी ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 1 3 5 6 7। एक सेट सी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको एज एन एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्या क्या ऑपरेशन किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे पहला जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, फर्स्ट ऑपरेशन, उसको बोला गया है यूनियन। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन है, उसको हम बोल देते हैं एंड इसको आपको नोट करना होगा कॉपी में। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिए। यूनियन ऑफ टू सेट्स, जो भी ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन हम बोलते जाएंगे, जो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं उसको एज इट इज आपको नोट करना होगा। ठीक, इसको हम बोल देते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज अ सेट। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड as a set which contains all the elements which are present in set A, or in set B। फिर से रिपीट कर देते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए और इन सेट बी। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन का जो सिंबल है वो ऐसा है, यू जैसा है ना, ए यूनियन बी। तो जो पहला ऑपरेशन है उसको बोला गया है यूनियन, इसका सिंबल ऐसा है। एंड इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि ए यूनियन बी एक सेट होगा, एक ऐसा सेट जो कि उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा विच आर प्रेजेंट आइदर इन सेट ए और इन सेट बी, जो या तो सेट ए में या सेट बी में दोनों में से किसी ना किसी एक में प्रेजेंट जरूर से हों। जैसे बोले 1, क्या 1 दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट है? हाँ, 1 तो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं बोला गया है कि सिर्फ किसी एक में प्रेजेंट होना चाहिए, वो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो या तो ए या तो बी, आइदर ए और बी, दोनों में से कम किसी एक में जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक, 3 ले सकते हैं, 2 यहाँ प्रेजेंट है, 3 अगेन दोनों में प्रेजेंट है, 3 ले सकते हैं। 4 ले सकते हैं, नहीं, अब 4 ना तो ए में प्रेजेंट है ना ही बी में प्रेजेंट है, तो 4 ए यूनियन बी में नहीं आएगा। इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट आइदर इन दिस सेट और इन दिस सेट, है ना। जब हम ए और बी के यूनियन की बात कर रहे हैं तो हम वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो इन दोनों में से कम किसी एक सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। अब 4 तो किसी में भी प्रेजेंट नहीं है, तो 4 को हम यूनियन में नहीं ले सकते। 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। क्या 8 किसी में प्रेजेंट नहीं, 9 किसी में प्रेजेंट नहीं है ना। तो ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक,
अब इसको एक बार वेन डायग्राम से भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम लोग इसका वेन डायग्राम तो बना ही सकते हैं, है ना। वेन डायग्राम हम लोग समझते हैं। तो ये हो गया ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए ऐसे बना रहे हैं। नहीं भी होता तो भी ऐसे ही बनाते, बताया है कि हम लोग हमेशा जनरल वेन डायग्राम लेकर के चलेंगे। कॉमन एलिमेंट्स होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? 1 एंड 3। इसके अलावा ए में 2 एंड इसके अलावा बी में 5, 6 एंड 7। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। जो यहाँ पे सी है इसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, ठीक। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? 1 से लेकर के 9 तक सारे आएंगे। तो 1 2 3 4 नहीं है, 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम, ठीक। अब ए यूनियन बी में क्या बोला गया कि इसको हम वेन डायग्राम से कैसे समझते हैं कि जब हमको दो सेट्स का यूनियन करना है तो आप ओवरऑल अगर ऑब्जर्व करिए तो आप क्या कर रहे हैं, आप ए और बी के यूनियंस को कंबाइन करके एक साथ लिख दे रहे हैं। यूनियन में अगर आप ऑब्जर्व करिए तो क्या किया गया है कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को पूरा एक साथ कंबाइन करके लिख दिया गया है। मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला दिया गया और उसको लिख दिया गया। अच्छा, मिलाने का मतलब ये नहीं है कि 1 2 बार आएगा तो हम 2 बार लिखेंगे, या 3 2 बार आएगा तो हम उसको 2 बार लिखेंगे। वो तो सेट में पॉसिबल ही नहीं है। सेट में तो हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, है ना। लेकिन कंबाइन करने का मतलब हो गया कि जब हम दो सेट्स का यूनियन कर रहे हैं तो इन दोनों को मिला करके ओवरऑल अब हमको जितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो हमने सारे लिख दिए हैं। 1 2 3 5 6 7 पूरा कंबाइन कर दिया है, ठीक। तो वेन डायग्राम में भी आप क्या करिए, सेट ए को और सेट बी को पूरा मिला दीजिए, कंबाइन कर लीजिए, ठीक। तो मान लीजिए अगर हम इसको पूरा मिला दें, एक कर दें, तो हम इसके बीच की बाउंड्री हटा दें। हमने क्या किया, ए और बी को मिला दिया तो बीच की जो बाउंड्री थी हटा दी उसको, है ना। पूरा मिला के एक कर दिया। अब अगर आप ऑब्जर्व करिए तो अब जो सेट आपको दिख रहा होगा, मतलब ये सेट, ये सेट दिस इज ए यूनियन बी। नहीं, ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए थे? 1 2 3 5 6 7। तो अब जो सेट आपने पूरा लिया है ये, इसमें 1 2 3 5 6 7 सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा सेट है, मतलब हमने क्या किया समझ में, हमने ए एंड बी को पूरा कंबाइन कर दिया, मिला दिया, पूरा एक कर दिया, है ना। जैसे ये आपका ए था, ये था सेट ए, ये था सेट बी। तो हमने ए एंड बी को पूरा कंबाइन कर दिया। पूरा कंबाइन करने के बाद इसको हम शेड भी कर देते हैं। तो हम बोलेंगे दिस शेडेड रीजन विल रिप्रेजेंट द सेट ए यूनियन बी। ये जो शेडेड रीजन है ये आपका ए यूनियन बी है। अब जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि सेट का शेप कैसा होना चाहिए, तो अब आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी आपका सेट का शेप कुछ ऐसे टाइप का है ना। तो अगेन जैसे मैंने उस दिन बोला था कि ऐसा कोई शेप के लिए कहीं पर कुछ ऐसा स्टैंडर्ड मेंशन नहीं है। वो जस्ट एक जनरल कन्वेंशन है कि यूनिवर्सल को ऐसा स्क्वायर या रेक्टेंगल लेके चलते हैं और उसके अंदर के जो सबसेट्स हैं उसको सर्कुलर या ओवल शेप का लेके चलते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल केवल बस इतना है कि सेट आपका एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो ए यूनियन बी कुछ ऐसा दिख रहा है ना हमको, तो ए यूनियन बी, है ना। अब शेप से हमको कोई मतलब नहीं है, इसमें क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है ना। तो हमको कभी इसके लिए नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी सेट हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका शेप कैसा होना चाहिए, वो उसका कोई मतलब नहीं है, बस एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। इस बात का हमेशा बस ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक यूनियन वाली बात क्लियर है। इसको सिंपल लैंग्वेज में बस हम ये कहेंगे कि अगर हमको कुछ सेट्स का यूनियन आपस में करना होगा तो हमको पूरा उसको आपस में मिला देना होगा, पूरा का पूरा हम उसको एक कर देंगे। जैसे हमको ए और बी का यूनियन करना था तो हमने ए एंड बी को पूरा एक में मिला दिया, पूरा एक कर दिया। तो अब जो हमको मिला वो हो गया ए यूनियन बी, इस तरह से। क्लियर हो गया? ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड ऑपरेशन ऑन सेट्स पे, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। अगेन एक लाइन लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए।
intersection of two sets A and B, intersection of two sets A and B is a set which contains all the elements which are present in both A and B, which contains all the elements which are present in both A and B. ठीक, A इंटरसेक्शन B, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन B है ना, दिस इज अ सेट which contains all the elements which are present in both A and B. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, it is represented as, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसका जो सिंबल है वो जस्ट यूनियन का ऑपोजिट है, ऐसा A इंटरसेक्शन B ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, देखिए इसको कैसे डिफाइन किया गया कि A इंटरसेक्शन B एक ऐसा सेट होगा विच विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ A एंड B, मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो दोनों में प्रेजेंट होगा मतलब क्या हो गया, सिंपल लैंग्वेज में कह लीजिए कॉमन एलिमेंट्स। तो A इंटरसेक्शन B में आप बेसिकली क्या लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। इट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। तो वो एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट होगा मतलब क्या होगा, कॉमन हो गया दोनों में। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट है, तो 1 and 3। तो ये हो गया इस केस में द सेट A इंटरसेक्शन B। ठीक, अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर कैसे दिखा सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट कहाँ पर होगा, तो कैसे बताया गया, कौन सा सेट है जो कि कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। तो सेट में वो देख लीजिए बेसिकली कॉमन रीजन कहाँ पर है, ए एंड बी का, ये वाला रीजन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, दो सेट का इंटरसेक्शन का मतलब आपको उनके बीच का कॉमन पोर्शन देख लेना होगा। अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम में बेसिकली उनके बीच का कॉमन पोर्शन हमको देखना होगा। तो ए एंड बी के बीच का कॉमन पोर्शन ये वाला रीजन है। तो ये वाला जो रीजन होगा इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम शेड कर देते हैं। अगेन ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा सेट है, इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए थे, 1 and 3। तो जो सेट अभी हम लोगों ने लिया है, जो रीजन हम लोगों ने लिया है, इस रीजन में आप देख सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 and 3। ठीक, तो दिस शेडेड रीजन विल रिप्रेजेंट द सेट, दिस शेडेड रीजन विल रिप्रेजेंट द सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन का मतलब हो गया कि जब हमको दो सेट्स का यूनियन करना होगा तो हम उन दोनों को आपस में पूरा मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे। और जब हमको उनका इंटरसेक्शन करना होगा तो इंटरसेक्शन का मतलब जो उसमें कॉमन पोर्शन होगा हम केवल वो लेंगे। यूनियन का मतलब हो गया कि कंबाइन कर देना, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि कॉमन ले लेना। ठीक, इंटरसेक्शन वाली बात भी क्लियर होगी। इसके बाद आते हैं थर्ड पे। पहला यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिए। अच्छा, डिफरेंस का सिंबल वैसा ही है जैसे हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा में यूज करते हैं, अरिथमेटिक में माइनस के लिए डिफरेंस का सिंबल सेम वैसे ही है। जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिए। a माइनस बी इज अ सेट
A minus B is a set which contains A minus B is a set which contains all the elements which contains all the elements which are present which contains all the elements which are present in set A which are present in set A but not in set B. A minus B is a set which contains all the elements which are present in set A but not in set B. कहने का मतलब कि A माइनस बी अब एक ऐसा सेट होगा जिसमें हम वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो A में हों लेकिन साथ ही साथ वो B में नहीं होना चाहिए। मतलब A का एलिमेंट हो बट ये भी देखना होगा कि वो B में नहीं आ रहा हो। जैसे 1 तो 1 A का एलिमेंट है लेकिन वो B में भी आ रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे। 2 A का एलिमेंट है और वो B में नहीं आ रहा है तो इसमें 2 आएगा। 3 A का एलिमेंट है बट वो B में भी आ रहा है तो उसको भी नहीं ले सकते। और अब इन तीनों के अलावा और कोई एलिमेंट है भी नहीं तो A माइनस बी में इस केस में केवल हमको एक ही एलिमेंट मिलेगा इस सेट में, दैट इज 2। ठीक, A माइनस बी का मतलब क्या हो गया, A के एलिमेंट्स लेकिन वो B में नहीं होने चाहिए। एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन A बट नॉट इन सेट B। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम में हम इसको कैसे कहेंगे कि अगर हमको A माइनस बी करना है तो जैसे आपको A में से B हटाना है। ठीक, अच्छा ये गलती नहीं करेंगे कि A माइनस बी का मतलब 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 5 माइनस 2 एंड ऐसे नहीं। यहाँ पे माइनस का वो मतलब नहीं है, यहाँ पर सिंबल वैसा ही है बट इसको डिफाइन कैसे किया गया, वो सारे एलिमेंट्स जो A में हों लेकिन B में नहीं हो। अच्छा वेन डायग्राम में हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि अगर हमको A में से B हटाना है तो पहले आप सेट A ले लीजिए, ये सेट A हो गया और इस सेट में से सेट B का जो पोर्शन है वो हटा दीजिए। जैसे ये हमारा सेट A है, ठीक, और सेट B ये वाला है तो सेट B का जो भी पोर्शन है वो इसमें से हटा दीजिए। तो जब सेट A में से सेट B वाला पोर्शन हट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल इतना बचेगा। देख सकते हैं हमने क्या किया, सेट A में से जो भी पोर्शन सेट B का था उसको हटा दिया। कहने का मतलब ये वाला रीजन अगर हम देखेंगे ऐसे, अगर आप देख सकते हैं A माइनस बी कुछ इस तरीके का है। तो अगेन शेप से हमको मतलब नहीं है, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए जो कि हर केस में है। तो ये जो शेडेड रीजन है, दिस रीजन विल रिप्रेजेंट द सेट A minus B। This shaded region will represent the set A minus B। तो A minus B हमने कैसे बनाया, सेट A में से सेट B का जो पोर्शन है हटा दिया। तो वेन डायग्राम में इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि अगर हमको किसी एक सेट में से दूसरे सेट हटाना है तो पहले वाले सेट में से दूसरे सेट का जो पोर्शन है वो हटा दीजिए, A माइनस बी। ठीक, ये तीनों क्लियर हो गए। यूनियन पूरा कंबाइन कर देना है, इंटरसेक्शन कॉमन देख लेना है, A माइनस बी लिखना है। तो B में से जो भी A में से अगर A माइनस बी कर रहे हैं तो A में से जो भी B का पोर्शन है वो हटा देना है। जैसे मान लीजिए यहीं पर हम आपसे पूछें कि चलिए B माइनस A बताइए। ठीक, तो पहले वेन डायग्राम में देखते हैं B माइनस A। तो क्या करते हैं, B में से, अब ये B हो गया, B में से जो भी A का पोर्शन है हटा दीजिए। तो जो बच जाएगा ये B माइनस A होना चाहिए। यानी कि दिस शेडेड रीजन विल रिप्रेजेंट द सेट B माइनस A। एंड हमको वेन डायग्राम से समझ आ रहा है कि B माइनस A में कौन कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए, इस रीजन में कौन कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 5 6 एंड 7। तो इसमें आना चाहिए 5 6 एंड 7 एंड वो यहाँ से भी वेरीफाई कर लीजिए। B में से वो एलिमेंट्स हटा दीजिए जो A में भी हैं, मतलब B के एलिमेंट्स तो हों लेकिन वो A में नहीं होने चाहिए ना। B माइनस A का मतलब यही हो गया, एलिमेंट्स विच आर एलिमेंट्स ऑफ B
बट आर नॉट प्रेजेंट इन ए। तो 1 तो प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, तो 1 और 3 नहीं ले सकते। 5 6 7 बी के वो एलिमेंट्स हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, बी माइनस ए, एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए माइनस बी का मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। क्लियर है, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्थ ऑपरेशन ऑन सेट पर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिए। complement of a set, complement of a set is a set, complement of a set, ऐसे लिख लीजिए, complement of a set A, complement of a set A is a set which contains all the elements, which contains all the elements which are present in the universal set, which contains all the elements which are present in the universal set, but which are present in the universal set but not present in set A, but not present in set A। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, it is represented as, किसी भी सेट A का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आप इसको इन तीनों में से किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो लेट्स से अगर हमको ए कॉम्प्लीमेंट, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए ये 3 तरीके के रिप्रेजेंटेशन बताए गए हैं। तो तीनों याद रखेंगे, कहीं पर आपको किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिख सकता है तो हमको याद होना चाहिए कि तीनों कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन किया गया, अगर आप इसकी डेफिनेशन को पढ़िए, जो बोला गया है कि इट इज़ अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। जैसे अभी हम लोग ने जो थर्ड पढ़ा था, जब हमने बोला a माइनस बी, तो आपने a माइनस बी को कैसे डिफाइन किया, तो आपने बोला कि सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, जब हमने लिखा a माइनस बी तो आपने इसकी डेफिनेशन बोली प्रेजेंट इन ए, ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। तो जब हमने डेफिनेशन बोला प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए, तो इसका मतलब यही हो गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट भी बेसिकली डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ही है, बट कैसे डिफाइन किया गया, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। कहने का मतलब हमको जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है यूनिवर्सल माइनस दैट सेट, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट करना है तो यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यू माइनस बी। इस तरह से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसका मतलब हो गया यूनिवर्सल में से हमको उसको हटा देना है। ठीक, अब एक बार इसके एलिमेंट्स लिख करके देखते हैं। तो जैसे यूनिवर्सल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 1 2 3 ऐसे लिखे 9 तक सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो जब हमको u माइनस ए लिखना है तो क्या हो गया, u में हो लेकिन a में नहीं हो, तो 1 है u में है लेकिन a में भी है तो नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, बट 3 ऑनवर्ड्स 4 5 6 7 8 9 ये सारे एलिमेंट्स u में हैं और a में नहीं है। तो u माइनस a में हमको 4 5 6 7 8 9 ये सब मिलेगा। क्लियर हो गया। ठीक, अब इसको अगर हम वेन डायग्राम में ऑब्जर्व करें, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हमको बनाना है
किसी भी सेट का अगर हमको कॉम्प्लीमेंट बनाना है वेन डायग्राम में, तो जैसे जब हम a माइनस बी बना रहे थे तो हमने क्या बोला कि a माइनस बी आपको ड्रॉ करना है तो a में से b का पोर्शन हटा दीजिए। तो हम आपसे बोले u माइनस ए बनाइए, तो u माइनस ए आप कैसे बनाएंगे, आप u में से a हटा देंगे। भाई a माइनस बी हमने ऐसे ही बनाया था ना कि a में से b का पोर्शन हटा दिया, जो बच गया वो a माइनस बी हो गया। तो अगर हमको u माइनस ए करना है तो यूनिवर्सल में से a का जो भी पोर्शन हटा दीजिए, जो बच जाएगा यूनिवर्सल में से a हटाने के बाद जो बच जाएगा आप देख सकते हैं बेसिकली हमने क्या किया, यूनिवर्सल में से, अब शेडेड रीजन देखिए क्या है, यूनिवर्सल में से बस हमने ए को शेड नहीं किया, मतलब यूनिवर्सल में से हमने ए को हटा दिया, जो बच गया है वही हमारा u माइनस ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट है। तो हम कहेंगे दिस शेडेड रीजन विल रिप्रेजेंट द सेट ए कॉम्प्लीमेंट। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इस शेडेड रीजन में 5, 6, 7, 8, 9 एंड 4। इस शेडेड रीजन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। एंड ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आना चाहिए था, यही 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बनाना बहुत आसान है। हमको जिसका भी कॉम्प्लीमेंट बनाना होगा, हमको यूनिवर्सल में से उसको हटा देना होगा। यूनिवर्सल में से उसको हटा देंगे तो वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वेन डायग्राम में। क्लियर है? तो बेसिक हमारे पास यही 4 ऑपरेशंस ही हैं सेट में, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। यूनियन मिला देंगे, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन, डिफरेंस का मतलब कि अगर हमको a माइनस बी लिखना है तो सेट a में से सेट b के जो भी एलिमेंट्स हैं या जो पोर्शन है उसको आपको हटा देना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से आपको उस सेट को हटा देना है। क्लियर हो गया? ठीक, तो अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें और देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोलें कि आप इसका वेन डायग्राम बनाइए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो हमने जैसे कैसे बताया कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का बनाना है तो क्या करना है, आपको यूनिवर्सल में से उस सेट को हटा देना है। तो अगर हमको जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो हमको पता है कि ए यूनियन बी में क्या आता है, ए यूनियन बी में ये पूरा आ जाएगा, है ना, ए यूनियन बी तो ये पूरा होता है। तो अगर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो हमको यूनिवर्सल में से इस ए यूनियन बी को हटा देना है। तो अब हम यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी सारा रीजन शेड कर लेते हैं। मतलब अब ये जो शेडेड रीजन हमको दिख रहा है, दिस विल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो? हमने यूनिवर्सल में से क्या किया, ए यूनियन बी को हटा दिया, जो बच गया वो हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट बनाना बहुत आसान है, जिस भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना है आपको यूनिवर्सल में से उसको हटा देना है। जैसे एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हम आपसे बोले चलिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाइए। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो अब हमको पहले तो ये पता होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी सेट कौन सा होता है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो पूरे यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दीजिए। ठीक, तो अब जो बच जाएगा, मतलब जो रीजन हम शेड कर रहे हैं, दैट विल रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
ए इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल में से हमने ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, जो बच गया दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से। ठीक, जैसे अगर हमसे बोलें कि चलिए आप बनाइए a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो पहले तो आपको a माइनस बी पता होना चाहिए। a ये हो गया b। ठीक, तो a माइनस बी हमको पता है कि a में से हम b को हटा रहे होंगे, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन, ये हमारा a माइनस बी। अब हमको अगर a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो हम यूनिवर्सल में से a माइनस बी को हटा करके बाकी सारा रीजन कवर कर लें। Now this shaded region will represent the set A minus B whole complement। ठीक, ऐसे हम आपसे बोलें B माइनस A का कॉम्प्लीमेंट बनाइए, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, ओके। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, एंड अगेन जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उन लॉज का वहाँ पर यूज़ होता है, तो उसको अगेन हम यहीं पर डिस्कस कर दे रहे हैं क्योंकि वो सेट के ही लॉज हैं एंड उसको आप याद रखेंगे। देखिए, एंड उन लॉज को हम लोग लॉजिकली भी प्रूव कर पाएंगे, एंड कुछ केसेस में जहाँ पर हमको लग रहा है कि लॉजिकली नहीं प्रूव कर पाएंगे वहाँ हम उसको वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। जैसे ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक, डी मॉर्गन्स लॉ में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सेट में, हो सकता है इसका बहुत यूज क्वेश्चन में कहीं पर नहीं आए, बट जब हम लोग अगेन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे वहाँ पर इनका यूज ज़्यादा होता है। ठीक, मैंने पहले भी बताया था कि सेट पर डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसका एप्लीकेशन ही रहेगा चैप्टर में, एंड सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन होगा इस चैप्टर का दैट विल बी इन प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो वहाँ पर हमको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगेन सारी चीज़ें क्योंकि सेट से रिलेटेड हैं तो हम यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं, आपको इसको याद भी रखना होगा। ठीक, वहाँ पर जाएंगे तो फिर हम दोबारा ये सारी चीज़ें, इसका प्रूफ या ये स्टेटमेंट्स क्या हैं ये डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग फिर डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे वहाँ पर। ठीक है, अब जैसे सपोज अगर हमको इसको प्रूव करना है, ठीक, तो किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए या तो आप लॉजिकली अगर आप ऑब्जर्व कर पाएँ कि ये इसके बराबर होगा तो ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर रहे हैं तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करिए। ठीक, तो वेन डायग्राम के थ्रू कैसे, LHS का वेन डायग्राम बना लिया जाए, RHS का वेन डायग्राम बना लिया जाए, और दोनों का शेडेड रीजन अगर फाइनली सेम आ गया तो हम बोलेंगे ये सेट और ये सेट बराबर है। भाई इसका जो फाइनली शेडेड रीजन आ रहा है और इसका जो फाइनली शेडेड रीजन आ रहा है अगर वो सेम हो गया तो दोनों सेट सेम हो गए। तो जैसे हम फर्स्ट वन हम कर देते हैं, सेकेंड वन आप खुद से कर लेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो अभी उन्होंने ड्रॉ किया भी था, अभी हम LHS ड्रॉ कर रहे हैं। ए यूनियन बी ये पूरा हो गया, और ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो हम ए यूनियन बी के अलावा बाकी सारा रीजन कवर करेंगे। अभी हम लोग को कॉम्प्लीमेंट वाली बात क्लियर होनी चाहिए। ये ए है,
ये बी है, यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो यूनिवर्सल में से हमने ए यूनियन बी को हटा दिया है। अब आते हैं आरएचएस वाले पार्ट पे। अब आरएचएस में हम क्या कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को हम दिखाएंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से एंड बी कॉम्प्लीमेंट को दिखाएंगे ऐसे वर्टिकल लाइन से, ताकि आपको दोनों को ऑब्जर्व कर पाना आसान हो। ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से और बी कॉम्प्लीमेंट को ऐसे वर्टिकल लाइन से। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट भी है, बी कॉम्प्लीमेंट भी है, फिर दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना, उसमें कॉमन पोर्शन देखना है। तो पहले दोनों को ड्रॉ किया जाए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल में से ए हटा दीजिए, बाकी सारा। ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे दिखा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ए को छोड़ करके बाकी सारा रीजन कवर कर लेते हैं। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ए को छोड़ के बाकी सारा रीजन ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं। मतलब अब हमको ये हमारा सेट बी है, इस बी को छोड़ कर बाकी सारा रीजन हमको कवर करना होगा। यूनिवर्सल में से सेट बी को हटा दिया जाए और इसको हम दिखा रहे हैं ऐसे वर्टिकल लाइन से। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, सेट बी के बाहर बाहर। आपको सेट बी को छोड़ के बाकी सारा रीजन कवर करना है। ठीक, एक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन से ए कॉम्प्लीमेंट। ए के बाहर बाहर आप देख सकते हैं हर जगह हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड बी के बाहर बाहर हर जगह आप देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन से। ठीक है, अब इसमें जो आरएचएस है, आरएचएस में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पोर्शन। कॉमन का मतलब ऐसा पोर्शन जो कि दोनों सेट में एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक, तो एक सेट है जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाया है, एक सेट आपने वर्टिकल लाइन से बनाया है। दोनों का कॉमन, कॉमन का मतलब इसमें वो रीजन या वो पोर्शन ऑब्जर्व करिए जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि ये वाला सेट एंड वर्टिकल लाइन यानी कि ये वाला सेट दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। भाई हमको कॉमन पोर्शन देखना है। कॉमन पोर्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कौन से वो पोर्शन है जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। दोनों लाइंस एक साथ जहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं वो पोर्शन देख लीजिए इसमें। एंड जो आपका शेडेड रीजन था एलएचएस में, ये आपका आरएचएस है। क्या इसमें जो शेडेड पोर्शन हमको मिल रहा था और यहाँ पर जहाँ पे दोनों लाइंस एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या वो दोनों पोर्शन सेम नहीं दिख रहा है। ए और बी के बाहर का पोर्शन देख लीजिए, वही शेडेड था यहाँ पर। और यहाँ पे भी क्या है, ए एंड बी के बाहर वाले पोर्शन में दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, कहने का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो हमको यहाँ पे शेडेड रीजन फाइनली दिखेगा, इसका इंटरसेक्शन लेने पर वही शेडेड रीजन हमको यहाँ भी दिख रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि एलएचएस आरएचएस हमारा इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमने वेरीफाई कर लिया वेन डायग्राम से। बहुत आसान है इस तरीके के स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना वेन डायग्राम से। आपको एलएचएस का वेन डायग्राम बना देना है, आरएचएस का वेन डायग्राम बना लेना है एंड आपको ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला हमने कर दिया, इसको नोट कर लीजिए। एंड सेकंड वाला खुद से ट्राई करिए, सेकंड वाले को प्रूव करिए खुद से। इसका वेन डायग्राम बनाइए, इसका वेन डायग्राम बनाइए एंड वेरीफाई करिए। चलिए देखिए, सेकंड में एलएचएस में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा रीजन हम इसी में बना देते हैं। ये अब हो गया ए इंटरसेक्शन बी का
ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा रीजन हमने शेड कर लिया। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया अभी, ठीक। आरसीएस में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमने बनाया हुआ है तो ऐसा ही रहेगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है। तो जब हम दो सेट्स का यूनियन करते थे तो हम लोग क्या करते थे, दोनों को पूरा मिला देते थे, कंबाइन कर देते थे, ठीक। तो अब जहाँ भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है या जहाँ भी आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है वो पूरा रीजन एक में मिला दीजिए, पूरा का पूरा एक कर दीजिए। जहाँ भी ये लाइन दिख रही, ये लाइन हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला सेट हो गया, वर्टिकल लाइन मतलब बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन दिख रही है वो पूरा रीजन एक में मिला दीजिए। तो हम देख सकते हैं कि जब हम उस पूरे रीजन को एक में मिलाएंगे, पूरा एक करेंगे, तो केवल बस यही वाला पोर्शन हमको बीच वाला नहीं मिलेगा, बाकी तो हमको पूरा मिल जाएगा। और वही सेम शेडेड रीजन हमको यहाँ भी दिख रहा है। तो अगेन हम देख सकते हैं इसका शेडेड रीजन और फाइनली आरएचएस का शेडेड रीजन सेम आ रहा है। क्लियर होना चाहिए, बहुत सिंपल है ना। यूनियन का मतलब हमको क्या करना होता था, हमको कंबाइन कर देना, मिला देना है। तो जहाँ भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन है उस पूरे रीजन को एक पूरा मिला दीजिए। तो जब पूरा मिलाएंगे तो बस यही वाला रीजन तो नहीं आएगा, बाकी तो हर जगह लाइन सही है। तो जब आप पूरा मिलाएंगे तो ये बीच वाला पोर्शन छोड़ करके आपको बाकी सारा पोर्शन पूरा मिल जाएगा। तो इसमें भी बीच वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सारा हमने शेड किया ही हुआ है, तो एलएचएस आरएचएस अगेन सेम हो गया, ठीक। तो इसको बोला गया है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, क्लियर है। कैसे याद रखना उसको देख लीजिए। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ में दो स्टेटमेंट है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट या ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो चाहे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो, आप दोनों ए एंड बी का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए। स्टेटमेंट्स हमको कैसे याद रखना है वो देख रहे हैं ना। चाहे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों सेट्स के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए। एंड जो साइन है वो रिवर्स कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। कहने का मतलब इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन आ जाएगा, याद रहेगा। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, रिजल्ट में क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों रहेंगे। अब इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन आएगा, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन आएगा। क्लियर हो गया अभी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ये सारे हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ फाई में अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं कि अगर हम किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन करेंगे तो क्या होगा, किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो फाई तो एम्प्टी सेट है। अब आप किसी भी सेट में एम्प्टी सेट के साथ यूनियन कंबाइन करिए। कंबाइन करने में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स मिला के लिख देते हैं। तो ए के एलिमेंट्स और फाई में तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, इसको मिला के लिखेंगे भी तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक। और फाई और किसी भी सेट में इंटरसेक्शन कॉमन, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या इसमें और इसमें कभी कोई एलिमेंट कॉमन आएगा, नहीं आएगा। तो इसका इंटरसेक्शन हमेशा फाई रहेगा। तो लॉ ऑफ फाई क्या है कि फाई के साथ हम किसी भी सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। क्लियर होना चाहिए लॉजिकली कि फाई में हम किसी का यूनियन करेंगे तो वो सेट ही रहेगा, ए ही आएगा, और किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमेशा फाई ही आएगा, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट है लॉ ऑफ यू कि यूनिवर्सल सेट के साथ हम किसी का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ठीक। अब इसको वेन डायग्राम आप इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेट्स से ये एक सेट ए है और ये यूनिवर्सल सेट है। आपको बोले कि यूनिवर्सल और ए को मिला दीजिए, यूनियन कर दीजिए, यूनिवर्सल और ए को पूरा मिला दीजिए तो क्या आएगा, यूनिवर्सल ही आएगा। और आपसे बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल में और सेट ए में कितना पोर्शन कॉमन है या कौन सा पोर्शन कॉमन है। तो यू में और ए में जो कॉमन रीजन है वो तो ए ही है, यही वाला पार्ट कॉमन है यूनिवर्सल और ए में।
तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। ये सब याद रखने की भी जरूरत नहीं, ये सब हमको ऐसे डायरेक्टली क्लियर होना चाहिए, है ना, कि फाई के साथ यूनियन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यूनिवर्सल के साथ किसी का यूनियन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ, कि अगर हम किसी सेट का खुद के साथ यूनियन करेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा। ठीक, तो ये भी डायरेक्टली क्लियर होना चाहिए। दो सेट सेम है, दोनों का आपस में यूनियन करेंगे तो ए ही रहेगा भाई, ए में ए ही मिला दीजिए तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए के ही आएंगे, और ए में कॉमन अगर आप देखेंगे तो भी क्या होगा, सारे एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे तो भी ए ही आएगा, है ना। तो किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन या खुद के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हमेशा सेम सेट ही रहेगा। ठीक, तो ये सब तो सिंपल है, क्लियर होना चाहिए। डी मॉर्गन्स का यूज होगा प्रोबेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा, तो उसको याद रखेंगे, कैसे याद रखना है वो भी बता दिया। एंड स्टेटमेंट से हमको प्रूव करना है तो हम हमेशा वेन डायग्राम, अगर हम लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हैं तो हम वेन डायग्राम पर जा सकते हैं, हम वेन डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं। RHS एंड LHS का आप वेन डायग्राम बना लीजिए, सेम शेडेड रीजन आ जाएगा तो सेम सेट होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। क्लियर हो गया। ठीक, ओके। अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ आज और डिस्कस करेंगे, ये भी ऑपरेशन ऑन सेट से ही रिलेटेड है। एक डेफिनेशन है जो हमको पता होनी चाहिए, कहीं पर ऐसा टर्म अगर हमको दिखाई दे तो हमको क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या बोला गया है। डिसजॉइंट सेट्स, ठीक, जैसे बोल रहे हैं वैसे इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। Two sets A and B, two sets A and B are said to be, two sets A and B are said to be disjoint sets, are said to be disjoint sets if their intersection is phi. Two sets A and B are said to be disjoint sets if their intersection is phi, है ना। disjoint sets अगर कहीं पे बोला जाता है, जैसे बोला जाए कि दो सेट A and B disjoint हैं, तो disjoint का मतलब ये हो गया कि इनका intersection phi होना चाहिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A एंड B डिसजॉइंट है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाई। ठीक, तो हमको बस टर्म क्लियर होना चाहिए कि कहीं पर लिख के आए तो हमको उसका मतलब पता हो। ठीक, अब डिसजॉइंट सेट में ही एक टर्म और यूज किया जाता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट ये वाला टर्म तब यूज किया जाता है जब आपको दो से ज्यादा सेट्स गिवन होंगे, तीन सेट या चार सेट्स आपको गिवन है और आपको बोला जाए या आपसे पूछा जाए कि बताइए ये तीनों सेट अब आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं कि नहीं, है ना। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट वाला जो टर्म है वो क्वेश्चन में तब यूज किया जाता है जब आपके पास दो से ज्यादा सेट्स आपको गिवन हो। ठीक, तो जैसे डिसजॉइंट की कंडीशन है कि डिसजॉइंट की कंडीशन क्या है कि भाई दो सेट को हम डिसजॉइंट कहेंगे जब उनका इंटरसेक्शन फाई हो। ठीक, तो अगर तीन सेट हैं और इसमें पूछा जाए कि बताइए ये तीनों आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं कि नहीं, तो इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन हो जाएगी
इन तीनों का इंटरसेक्शन आपस में फाई नहीं। तो यही जनरली गलती करते हैं, ये कंडीशन नहीं है एक्चुअली, ठीक। दो सेट अगर डिसजॉइंट हैं तो उसकी कंडीशन ये है कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई। लेकिन अगर दो से ज़्यादा सेट आपको दिए हैं और आपसे पूछा जाए, इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये 3 सेट या 4 सेट्स आपको दिए हैं तो ये चारों सेट आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं कि नहीं, तो जैसे यहाँ कर रहे हैं वैसे यहाँ नहीं करेंगे कि तीनों का आपस में इंटरसेक्शन देख लिया और अगर ये फाई आ गया तो हमने कह दिया ये म्यूचुअली डिसजॉइंट। नहीं, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर दो के जितने भी सेट्स आपको दिए हैं उसमें दो के जितने पेयर बन सकते हैं, हर पेयर आपस में डिसजॉइंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दो के कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए। तो अब हर एक पेयर डिसजॉइंट होना चाहिए, मतलब ए एंड बी आपस में डिसजॉइंट होगा, बी एंड सी भी डिसजॉइंट होगा, सी एंड ए भी आपस में डिसजॉइंट होगा। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इन तीन में हर दो का पेयर आपस में डिसजॉइंट होना चाहिए, तब हम कहेंगे यस ये तीनों आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मान लीजिए ये फाई आ गया, बी इंटरसेक्शन सी फाई आ गया, सी इंटरसेक्शन से ए फाई नहीं आया, तो भी हम तीनों को म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं कहेंगे। म्यूचुअली डिसजॉइंट होने के लिए दो के जितने पॉसिबल पेयर हैं, हर एक पेयर आपस में डिसजॉइंट होना चाहिए। अगर हमको क्वेश्चन में मान लीजिए 4 सेट दिए गए होते तो हम दो के कौन कौन से पेयर बनाते, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। अब ये जितने पेयर हैं हर एक पेयर 6 केसेस बनते, ए इंटरसेक्शन बी फाई, ए इंटरसेक्शन सी फाई, ए इंटरसेक्शन डी ये भी फाई, बी इंटरसेक्शन सी फाई, बी इंटरसेक्शन डी ये भी फाई, एंड सी इंटरसेक्शन डी। ये सारे के सारे आपस में डिसजॉइंट आने चाहिए, तब हम कहते हैं कि यस ये चारों सेट्स आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। क्लियर हो? तो म्यूचुअली डिसजॉइंट में ये चीज़ याद रखेंगे कि जितने भी सेट हमको गिवन होंगे, 3, 4, 5 कितने भी गिवन होंगे, उसमें हर दो का पेयर आपस में डिसजॉइंट होना ही चाहिए। अगर कोई एक भी पेयर डिसजॉइंट नहीं हुआ तो हम इन तीनों को आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्लियर हो गया? ठीक, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, देन इसको आज हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक, एंड सेट्स में ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। अब हम लोगों ने सेट्स पूरा फिनिश कर लिया है, इसमें कुछ बचा नहीं डिस्कशन करने के लिए। अब हम लोग आगे जो डिस्कशन करेंगे इसी से रिलेट होगा, इसका एप्लीकेशन बेसिकली होगा, बट सेट्स का जो बेसिक वाला पोर्शन है, जो सेट्स चैप्टर जैसा है, वो बेसिकली अब यहाँ पर आज हम लोग का फिनिश हो गया। अब इसमें कुछ और अब हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट फॉर एनी 2 सेट्स, ठीक, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, कोई भी 2 सेट, कोई भी जनरल 2 सेट्स अगर हम ए एंड बी ले लें तो उसके लिए जो 3 सेट्स ऐसे डिफाइन किए गए, ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। ठीक, जैसे 3 सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो आपको क्या दिखाना है कि उन 3 में हर 2 का पेयर आपस में डिसजॉइंट, तो आपको दिखाना है कि a माइनस बी, बी माइनस सी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है। मतलब इसका इंटरसेक्शन 5, इसका इंटरसेक्शन 5, इसका इंटरसेक्शन 5, मतलब इन 3 में आप 2 का कोई भी पेयर देख लीजिए, हर उसका इंटरसेक्शन जो है वो 5 है, ये हमको दिखाना है। ठीक,
तो खुद से ट्राई करेंगे। चलिए खुद से ट्राई करिए इसको। देखिए अगेन इसको हम लोग वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं बहुत इजीली। इन तीनों को अलग अलग तरीके से शेड कर लीजिए, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लीजिए अलग अलग तरीके से। तो ये हो गया आपका a माइनस बी, इतना पोर्शन। ये वाला पोर्शन b माइनस ए है, इधर वाला। और ये वाला बीच वाला पोर्शन जो है ये आपका a इंटरसेक्शन b है। इसको हम अलग तरीके से शेड कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया b माइनस ए, और ये बीच वाला पोर्शन हो गया a इंटरसेक्शन b। ठीक, अब म्यूचुअली डिसजॉइंट होने के लिए हर दो आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। चलिए एक एक करके देखा जाए, a माइनस बी एंड b माइनस ए। ठीक, अब इसका इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन कैसे देखते हैं वेन डायग्राम में? कॉमन पोर्शन। अब दोनों को आपने अलग तरीके से शेड किया हुआ है। ये आपका a माइनस बी है, ऐसे आपने हॉरिजॉन्टल बनाया है, और ये आपका b माइनस ए। क्या इसमें और इसमें कहीं कुछ कॉमन पोर्शन है? क्या हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइन कहीं पर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी? ओवरलैप करेंगी तभी तो कॉमन आएगा पोर्शन, जहाँ पे दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। क्या कोई ऐसा पोर्शन दिख रहा है? नहीं। a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b, इन दोनों सेट में देखिए, तो a माइनस बी ये पोर्शन है और a इंटरसेक्शन b ये है। तो इसमें और इसमें भी क्या कुछ कॉमन है? नहीं है। ये इतना अलग है, ये आपका a माइनस बी अलग है, और a इंटरसेक्शन b ये बीच वाला पोर्शन है। तो अगेन a इंटरसेक्शन b में एंड a माइनस बी में क्या हमको कोई भी रीजन कॉमन दिख रहा है? क्या ये और ये कहीं ओवरलैप कर रहा है? नहीं, अलग है। a माइनस बी अलग है और a इंटरसेक्शन b बीच वाला पोर्शन वो अलग है। दोनों एकदम अलग अलग है, दोनों में अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये भी 5 है। एंड b माइनस ए को देख लिया जाए कि b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b, सेम इसी तरह से देख सकते हैं। b माइनस ए भी अलग है और a इंटरसेक्शन भी अलग है। तो आप देख सकते हैं इन तीन में से a माइनस बी, b माइनस ए, a इंटरसेक्शन b, कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, सब एकदम अलग अलग है। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन 5, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन 5, इसका और इसका भी इंटरसेक्शन 5। और ये तो जनरल वेन डायग्राम है, मोस्ट जनरल केस है दो सेट के लिए, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कैसे भी दो सेट्स होंगे ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ये तीनों सेट आपस में हमेशा म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे ही होंगे हमेशा, क्योंकि इन तीन में से हम कोई भी दो लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा 5 आएगा। इन तीन में से हर दो का पेयर आपस में डिसजॉइंट है। क्लियर हो गया? ठीक, तो आज का लेक्चर अब हम लोग इसको यहीं पर फिनिश करेंगे। सेट्स का सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट टर्न पर अब इसका कुछ एप्लीकेशन है, उससे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए।